हैप्पी लोहड़ी मैम। हैप्पी लोहड़ी। प्राइमरी मार्केट हमने कल कैपिटल मार्केट और उसके टाइप्स बताए थे। 2 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। तो फर्स्ट इज प्राइमरी मार्केट। ये हमने थोड़ा सा बताया था कि प्राइमरी मार्केट इज दैट मार्केट विच इज नोन फॉर न्यू इशू मार्केट, मींस इट डील्स विद द न्यू सिक्योरिटीज दैट बीन इशूड फर्स्ट टाइम। जब फर्स्ट टाइम आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स को इशू करते हैं, शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, तो उसे आप प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या है? टू फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टेबल, मींस जो इन्वेस्ट करने हैं फंड्स को, वो सेवर्स से लेके, मैंने कल भी बताया था परसों, कि एंटरप्राइज तक कैसे जाएंगे, जो हमने वो सर्कल की बात की थी। और इनमें इन्वेस्टर्स कौन होंगे? कौन है जो हमारी सेविंग्स को इन्वेस्ट करेंगे? लाइक बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, म्यूचुअल फंड्स के हो गए, या एक इंडिविजुअल भी हो सकता है। अब कंपनी जो रेज करती है कैपिटल थ्रू प्राइमरी मार्केट, वो हो सकता है थ्रू इक्विटी शेयर्स भी हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकता है, डिबेंचर्स के थ्रू भी हो सकता है, लोन्स है, डिपॉजिट्स हैं, ठीक है। और अब इन फंड्स की जरूरत क्या पड़ती है प्राइमरी मार्केट से लेने की? इन फंड्स की जरूरत किस लिए पड़ती है? सेटिंग अप न्यू प्रोजेक्ट्स, मतलब कोई प्रोजेक्ट्स लगाने हैं, कोई प्रोजेक्ट्स की एक्सपेंशन करनी है, डाइवर्सिफिकेशन करना है, मॉडर्नाइजेशन करना है, ठीक है, या मर्जर्स और टेक ओवर्स करने हैं। ये हमने कल भी बात की थी। तो ये सारी इसके फीचर्स हैं जो हमने अभी सारा पढ़ा। मींस फर्स्ट फीचर हो गया प्राइमरी मार्केट जो प्रोवाइड्स करवाता है मीडियम या लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। दूसरी बात इसमें ये बतानी है, इट रेजेस द फंड्स फॉर फर्स्ट टाइम, मतलब ये फ्रेश इशू करते हैं, फर्स्ट टाइम इशू करते हैं। फिर बताना है फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो आ जाएंगे इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स एंड लोन्स। फिर पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट आर द मेन पार्टिसिपेंट्स इन प्राइमरी मार्केट? दीज आर बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स एंड इंडिविजुअल्स, अभी हमने बात करी। और फिर आ जाएगा इस प्राइमरी मार्केट से फंड्स रेज जो करते हैं वो किस लिए यूज होता है? फॉर सेटिंग अप द प्रोजेक्ट्स, एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन, मॉडर्नाइजेशन, मर्जर्स, टेक ओवर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो क्लियर कि प्राइमरी मार्केट का क्या यूज है? ये न्यू फ्रेश इश्यूज करती है मार्केट के लिए, ठीक है, फॉर फर्स्ट टाइम। क्लियर डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी मार्केट, जिसमें मीनिंग एंड फीचर्स भी हमने एक्सप्लेन कर लिए। जो सारे पॉइंट्स आपको गिवन है वही सारे पॉइंट्स है। ऐसी सेम हमने मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में भी किए थे। नेक्स्ट आ जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेथड ऑफ फ्लोटेशंस। इस पे काफी क्वेश्चंस आते हैं इन पॉइंट्स के ऊपर। पूरा फुल फ्लेज ना आए तो एक एक पॉइंट पे कोई अलग से क्वेश्चन आ जाता है। मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन, देखिए क्या मेथड्स हैं, वेरियस मेथड्स हैं जिससे आप न्यू शेयर्स को इश्यू कर सकते हैं प्राइमरी मार्केट में। मींस मुझे शेयर्स लेने हैं तो मैं कहाँ कहाँ जाऊंगी? फर्स्ट आ जाएगा ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस तो कंपनी का चैप्टर पढ़ा था, उसी में हमने पढ़ा था कंपनी के, जो भी कंपनी होती है वो अपना प्रोस्पेक्टस जो है उसे जो है पब्लिश करती है। एक स्कूल भी जब नया खुलता है, एक कॉलेज भी जब नया खुलता है, अपने प्रोस्पेक्टस छपवाता है। हर जगह प्रोस्पेक्टस होते हैं, तो सेम ही इसमें होता है शेयर मार्केट में। ये अपने प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं, ठीक है। उस प्रोस्पेक्टस होता क्या है? प्रोस्पेक्टस जो है एक तरह का इनविटेशन होता है जनरल पब्लिक के लिए कि इशू करो उनको प्रोडक्ट्स, मतलब जो भी शेयर्स है, और उनको इनवाइट करो, ठीक है ना, कि आओ और हमारी कंपनी के जो शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, उसे परचेज करो। तो इसे आईपीओ भी बोलते हैं। आईपीओ मतलब
अगर ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस वर्ड ना भी आए तो आईपीओ वर्ड आ सकता है। आईपीओ मींस इनिशियल पब्लिक ऑफर, मतलब सबसे पहले आप पब्लिक को ऑफर करेंगे किसके थ्रू? थ्रू प्रोस्पेक्टस के थ्रू। प्रोस्पेक्टस के थ्रू का मतलब क्या है? जितनी भी पब्लिक कंपनीज होती है, हमने 11th में पढ़ा था, दो कंपनीज होती है हमारी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनीज। प्राइवेट कंपनी के लिए नेसेसरी नहीं होता प्रोस्पेक्टस को इशू करना, प्रोस्पेक्टस को पब्लिश करना, लेकिन जितनी भी पब्लिक कंपनी होती है उन्हें इशू करना ही पड़ता है। और जो कंपनी इशू करती है प्रोस्पेक्टस, वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू करती है, न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, और उसमें लिखा क्या होता है? वो इनवाइट करती है, अपील करती है पब्लिक से कि आओ और हमारी कंपनी के शेयर्स परचेज करो। उसमें जो भी प्रोस्पेक्टस में कंटेंट्स लिखे होते हैं वो अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ लॉ होते हैं, ऐसे कुछ भी नहीं लिखा होता उसमें। जो कंपनीज लॉ के अंडर प्रोविजंस होते हैं वो सारे ही गिवन होते हैं। और जो भी सेबी सेबी ने डिस्क्लोज किया होता है, सेबी के जो भी डिस्क्लोजर होते हैं, सेबी है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो सारा इनको कंट्रोल करती है। जैसे गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस बनी होती है हर चीज से रिलेटेड, वैसे शेयर मार्केट के लिए सेबी बना हुआ है जो इनको कंट्रोल करती है। तो उसमें सेबी की डिस्क्लोजर और इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन रिलेटेड गाइडलाइंस होती है कि अगर मैं एक इन्वेस्टर हूं और मैंने कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं तो मुझे भी तो थोड़ी वो मिले कि मैं कैसे प्रोटेक्ट होंगी, कहीं ये कंपनी फ्रॉड तो नहीं है। तो उसमें सब कुछ लिखा होता है पब्लिक के लिए, और बताया जाता है कि ये कंपनी जो है लिस्टेड है, ठीक है, और एटलीस्ट वन स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या है कि ये कंपनी किसी न किसी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है, मतलब हमारी जो कंपनी है वो रेगुलर है, फ्रॉड कंपनी नहीं है। तो फर्स्ट आ गया ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। क्लियर है, सिंपल है। प्रोस्पेक्टस हो गया एक डायरी हो गई, प्रोस्पेक्टस हो एक इनविटेशन हो गया, कोई बुक हो गई जिससे आप एक शेयर होल्डर्स को, एक पब्लिक को आप इनवाइट करते हो कि आओ और कंपनी के शेयर्स को परचेज करो, कि ये लिस्टेड है, सेबी के अंडर है, अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट है, और इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन गाइडलाइंस होती है उसमें कि हर कोई खरीद सकता है। फर्स्ट मेथड तो हो गया प्रोस्पेक्टस कर लो। सेकंड हो गया ऑफर फॉर सेल कर दो। ऑफर फॉर सेल्स होता है अंडर दिस मेथड। अगर हम बात करें, जितनी भी पब्लिक कंपनीज होती है वो ऑफर करती है इनको, नॉट इशूड डायरेक्टली टू द पब्लिक बट ऑफर सेल थ्रू इंटरमीडिएटरीज। कहीं बीच में ब्रोकर्स को जोड़ लेती है, स्टॉक ब्रोकर्स को जोड़ लेती है, इशूइंग हाउसेस को जोड़ लेती है। हम ना बेच के हम उनकी ड्यूटी लगा देते हैं कि आप इसको बेच दो, ठीक है, ब्रोकर को एक एग्री प्राइस पे देते हैं। अगर ब्रोकर से नहीं वो सेल हुई शेयर्स तो हम उसे कहते हैं कि फिर तुम खुद ही खरीद लो। तो ऑफर फॉर सेल होता है, पब्लिक कंपनीज जो होती है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को ऑफर करती है कुछ स्टॉक ब्रोकर्स को और इशूइंग हाउसेस को। फिर ये जो इंटरमीडिएटरीज होती है ये हमारी जो शेयर्स होती है, सिक्योरिटीज होती है, या सिक्योरिटीज वर्ड यूज किया जाएगा, वो इन्वेस्टर्स को सेल करती है। इसका मतलब क्या है? कंपनीज डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली जो है शेयर्स को सेल कर रही है, ठीक है, और पूरी फॉर्मेलिटीज के साथ काम होता है, ठीक है। जो प्रोस्पेक्टस में काफी कॉम्प्लेक्सिटी आती है तो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं आती, बड़े इजीली वर्क हो जाता है क्योंकि ब्रोकर्स को ये काम आता होता है, तो ब्रोकर्स जो है इजीली इस काम को कर लेते हैं। टाइमिंग्स क्या है क्लास के? क्लियर? सेकंड पॉइंट, ऑफर फॉर सेल क्लियर है? जहां हम खुद ना सेल करके, मतलब प्रोस्पेक्टस के थ्रू ना सेल करके, ब्रोकर्स को, मतलब मिडल मैन को बीच में डाल देते हैं। थर्ड आ जाएगा प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट्स का मतलब क्या होता है? अंडर दिस मेथड अगर हम बात करें, कंपनीज जो है अपनी सिक्योरिटीज को कुछ सिलेक्टेड
इंडिविजुअल्स या इन्वेस्टर्स के हाथ में दे देती है, कुछ प्राइवेट कंपनीज के हाथ में दे देती है, और उनके बाद इन इसमें वो सारी जो फॉर्मेलिटीज है जो पब्लिक के साथ हमने इशू करनी थी सारी, वो खत्म हो जाती है। ठीक है, और ये मेथड बहुत अच्छा है, इसमें जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपनी सारी समझ लगाते हैं, वो शेयर्स को सेल करते हैं। ठीक है, पर हम कह सकते हैं ये कंपनीज जो है अच्छी तरह इनको सेल करवाती है, जैसे यूटीआई हो गई, एलआईसी हो गई, ये नाम आपने सुने होंगे, यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो इनको ये अपने जो शेयर्स है दे देती है। देयर इज नो नीड टू फॉलो द फॉर्मेलिटीज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पब्लिक इशू एंड इट हेल्प टू रेज द फाइनेंस क्विकली एंड लेस कॉस्ट। बहुत ही सस्ते में आपके सारे शेयर जो है सेल हो जाते हैं। और ये मेथड ज्यादातर वो कंपनीज अडॉप्ट करती है प्राइवेट प्लेसमेंट का जो खुद एक्सपेंसेस जो को बियर नहीं कर सकती। फ्लोटेशन कॉस्ट आपको बताया था हमने, कॉस्ट ऑफ रेजिंग दी फाइनेंस, जो पैसा फाइनेंस पे लगाने में खर्चे होते हैं जो ये अफोर्ड नहीं कर सकती, वो प्राइवेट प्लेसमेंट को हायर कर सकती है और उनके थ्रू जो शेयर्स है सेल कर, मतलब शेयर्स बेचने हैं, अपने आप बेच लो प्रोस्पेक्टस छपवा के, किसी को ऑफर कर दो वो सेल करेंगे, ब्रोकर्स वगैरह को, या प्राइवेट एजेंसीज को दे दो वो सेल करवा देंगी। क्लियर, हम मतलब ऑफर बता रहे हैं, मेथड्स बता रहे हैं कि कैसे कैसे चीज को सेल कर सकते हो। फोर्थ आ जाएगा राइट इश्यू। राइट्स इशू होता है, ये आपने अकाउंट्स में ही पढ़ा होगा, जो हमारे पुराने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं हम उनको पहले ऑफर देते हैं। आपने देखा होगा एक कंपनी में कभी भी नए शेयर्स इशू होते हैं तो वो पहले पुराने शेयर होल्डर्स को पूछा जाता है कि तुम तो नहीं खरीदना चाहते, ठीक है ना, उनको टर्म्स एंड कंडीशंस ऑलरेडी पता होती है। तो बजाय नए शेयर होल्डर्स जोड़ने के उन्हीं से पूछ लिया जाता है कि आपने तो नहीं लेने, उन्हें राइट इश्यू बोलते हैं। और कई बार उनको ये थोड़े से लेस रेट पे भी आप दे देते हो, क्यों? क्योंकि पुराने आपके कस्टमर्स हैं, पुराने आपके एम्प्लॉयज हैं। तो इसमें राइट इश्यू का मतलब है उनको शेयर होल्डर्स ऑफर्ड द राइट टू बाय द न्यू शेयर इन प्रोपोर्शन टू नंबर ऑफ शेयर्स दे ऑलरेडी प्रोसेसिस। जैसे उनके पास ऑलरेडी शेयर्स है उसी नंबर में अगर वो और भी खरीदना चाहते हैं तो पहले उनको राइट दिया जाए, उसे राइट इश्यू ऑफ शेयर्स कहा जाता है। मींस न्यू शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन अकॉर्डेंस टू टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ कंपनी। और जितने भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं दे कैन गेट द प्रिविलेज टू अप्लाई फॉर न्यू शेयर्स। मतलब पहले उनको कहा जाता है, अगर वो नहीं मानेंगे, उनको नहीं चाहिए, तो फिर आप और किसी को ऑफर कर सकते हो। राइट इशू से करने के लिए इनको देने से एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज जो ऑलरेडी एम्प्लॉयज है, इससे कंपनीज की जो लीगल फॉर्मेलिटीज है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वही शेयर होल्डर है, औरों से तो करवाना नहीं है, तो काफी इनकी जो फॉर्मेलिटीज है वो कम हो जाती है। और मोस्टली कंपनीज में ज्यादातर जर्नल पब्लिक से ऑफर करने से पहले पहले अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज से ही पूछा जाता है। ठीक है ना, अगर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज या शेयर होल्डर्स रिफ्यूज कर दे नए शेयर्स खरीदने को, फिर जनरल पब्लिक को ऑफर किया जाता है। इट इज डन टू प्रोटेक्ट द कंट्रोल एंड कैपिटल शेयर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। ये इसलिए किया जाता है ताकि कंट्रोल बना रहेगा पुराने वालों का ही और नए जुड़ ना पाए। ठीक है ना, कई बार पहले पुरानों को ही कहा जाता है क्योंकि अब नए आएंगे तो नए भी अपना वोटिंग राइट्स मांगेंगे, कंट्रोल करेंगे, डिविडेंड देना पड़ेगा, तो इसलिए पुरानों को ही ऑफर दे दी जाती है। एंड लास्ट इज थ्रू EIPOS। EPOS होता है इलेक्ट्रॉनिक या ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू भी हम देते हैं। आजकल ऑनलाइन सिस्टम सबसे ज्यादा चल रहा है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, कंपनी प्रपोज करती है टू रेज द फाइनेंस थ्रू ऑनलाइन सिस्टम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। जो ऑनलाइन सिस्टम है हमारा उसके थ्रू चलते हैं। इसमें कंपनी जो है एग्रीमेंट कर लेती है स्टॉक एक्सचेंज के, ठीक है, और आगे ब्रोकर्स को अपॉइंट कर लेती है। वो ऑनलाइन मतलब इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी से स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ जाते हैं और आपस में इनका कोऑर्डिनेट बन जाता है, वो हो जाते हैं। मान लो मुझे कंपनी के किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने, तो मैं स्टॉक एक्सचेंज गई, वहां मैंने सारी लिस्टेड कंपनीज देखी, सारी कंपनीज के नाम देखे, मुझे एक कंपनी ब्रोकर मिला, उसने कहा ये कंपनी के सबसे अच्छे हैं,
तो हमने कहा दिलवा दो, तो वो कहेगा आप घर बैठे रहो, आपको घर बैठे ही मिल जाएंगे। तो वो हमारी सीधी कंपनी से डीलिंग करवा देगा। वो होता है इलेक्ट्रॉनिक वे में। सारा जो वर्क है, एग्रीमेंट है, वो स्टॉक एक्सचेंज के साथ होगा। अपॉइंटमेंट ऑफ ब्रोकर्स होंगे और वो ब्रोकर्स रजिस्टर्ड ब्रोकर्स होंगे और सेबी के अंडर होंगे। ठीक है, कंपनी एक रजिस्ट्रार को अपॉइंट करेगी जो इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी रखेगा। ठीक है, और कंपनी जो भी लिस्टेड सिक्योरिटीज चल रही है वो ऑफर कर देगा। मतलब कंपनी ने तो ऑनलाइन सिस्टम में दिखा दिए, आगे ब्रोकर्स बैठे हैं जो हमारे कनेक्टिविटी करके दिखाएंगे। वो अपने अपने ऑफिस में बैठे हैं, स्टॉक एक्सचेंज में बैठे हैं, हम अपने घर बैठे हैं। घर बैठे उसने हमें लिस्ट दिखाई और हमें थोड़ा सा ऑफर भी किया कि आप इस कंपनी के खरीद लीजिए, ये कंपनी अच्छी जा रही है। फिर जो कंपनी पे हम कहेंगे उसी कंपनी से वो ब्रोकर्स हमें ऑनलाइन ही हमें रजिस्टर करवाते हैं। सबसे ज्यादा जो चल रहा है आज की डेट में वो EIPO चल रहा है, ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू चल रहा है। ठीक है, यहाँ सारी एक्टिविटीज कोऑर्डिनेट हो जाती है अमंग इंटरमीडिएटरीज, मतलब मिडल मैन जो बीच के बैठे होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर्स, वो ही सारी डीलिंग करवा देते हैं। हमें ऑनलाइन ही शेयर्स हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं, ऑनलाइन ही पेमेंट चली जाती है। मीन्स हमें उसके लिए कहीं फिजिकली जाके प्रेजेंट होना नहीं पड़ता। तो ये आ जाता है थ्रू EIPO। क्लियर? 5 के 5 पॉइंट्स। एनी डाउट? नो मैम। नो। मैं रिपीट कर देती हूँ 5 के 5। कुछ स्टूडेंट्स काफी लेट हैं जो क्लास में एंटर कर रहे हैं। ये डिफरेंस हमने किया था कल, मैंने कुछ क्वेश्चंस भी भेजे थे, वो कर लिए थे सबने? ये मैम एक डाउट है। हाँ जी, क्वेश्चन में आप कह रहे थे डाउट है। यस मैम, एक क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन जो था ना उसमें समझ नहीं आ रहा था, आंसर पता लगकर भी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन बताएंगे कौन सा था? These days। मैम वो एक केस स्टडी थी यस मैम, जिसमें आंसर फंक्शन वो था, फंक्शंस थे फाइनेंशियल मार्केट के। हाँ, these days the development of the country is also judged ये by the system of transferring finance from the sector where surplus of the sector wherever is needed most। ये बताया गया है कि कंट्री की डेवलपमेंट के लिए हमें कुछ फाइनेंस सेक्टर से जितना सरप्लस होता है वो दूसरे सेक्टर्स में पहुंचाना पड़ता है। टू गिव दिस स्ट्रेंथ फॉर द इकोनॉमी, सेबी ने जो है ये सारे मेजर्स जो लिए इनको डेवलप किया, मतलब कैपिटल मार्केट को, जैसे अब हम ही पढ़ ही रहे हैं। इन एडिशन टू दिस देयर इज सम अनसिक्योर्ड और शॉर्ट टर्म डेप्ट इन्वेस्टमेंट्स एरिया है, वो भी हर डे मतलब ट्रैक्ड होते हैं। These market together help the savers and investors in directing the available funds to their most productive investment opportunities। और यही मार्केट जो है हमें हेल्प करती है ताकि हम जो फंड्स हैं उसे अवेलेबल करवा सके और उसको मोर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में बदल सके। अब इसमें पूछा था नेम द फंक्शंस विच इज परफॉर्म्ड बाय द मार्केट। अब अगर आपने फाइनेंशियल मार्केट के सारे फंक्शंस पढ़े हैं तो आपको उसमें एलोकेटिव फंक्शन वाला पता ही है, वही पॉइंट था ये। ऊपर सारा तो बताया है, जहां फंड्स की जरूरत है वहां दे देंगे। सेबी की भी बात आ रही, क्योंकि सारा इन्वेस्टर जो इतनी भी फर्म्स होती है वो स्टॉक मार्केट में लगाती हैं, स्टॉक मार्केट से ही हाउस होल्ड्स को इनकम होती है, फिर हाउस होल्ड्स ही अपनी सेविंग्स बैंक में जमा करवाते हैं, वही बात आ गई। उसके अलावा पूछा एक्सप्लेन एनी 3 अदर फंक्शंस। कोई भी 3 फंक्शंस बता दीजिए, उसके अलावा हमने इतने सारे फंक्शंस किए हुए हैं, कोई भी लिख देते उसमें। तभी तो मैंने बोला कि केस स्टडीज आती है। देखा आपने क्वेश्चंस मैंने भेजे तो कैसे थे वो सारे। इसलिए टॉपिक यस की मैम। पहले टॉपिक की प्रैक्टिस करो, ठीक है ना।
पहले टॉपिक्स लर्न हो फिर केस स्टडी सॉल्व होगी। आप कहो कि मेरे को टॉपिक ही नहीं पता फाइनेंशियल मार्केट और उसके फंक्शंस का, फिर कहाँ से होगा। तो थोड़ा सा जो जो टॉपिक्स होते जा रहे हैं, अब जैसे इस चैप्टर में ही हमने सबसे पहले मनी मार्केट के वो 5 इंस्ट्रूमेंट्स किए, फिर हमने एक डिफरेंस किया, फिर हमने कैपिटल मार्केट में आज प्राइमरी मार्केट के 5 मेथड्स किए। पहले ये मेथड्स लर्न करना शुरू करो, फिर जब ये लर्न होगा फिर केस स्टडी सॉल्व होगी। ठीक है ना। मैंने अभी उतने टॉपिक पे इसलिए दी ताकि मुझे था आपने लर्न कर लिया होगा वो टॉपिक, तो आपको फिर समझ आएगा क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस ही आते हैं। आपने उससे ऊपर एक और क्वेश्चन था वो देखा है, वो अभी बोर्ड में आया था। यस मैम, वो तो समझ आ गया था। हाँ, मैं वही आपको बताना चाह रही हूँ। ये मेरे ख्याल कल भी मैं परसों बताया था, ये 2018 का क्वेश्चन आया हुआ है कि एक इन्वेस्ट ट्रेजरी बिल्स है और ये सारा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब ये देखो प्रॉपर उन्होंने ट्रेजरी बिल का क्वेश्चन नहीं पूछा, सारे मेथड्स नहीं पूछे, लेकिन एक पॉइंट को ऐसे उठा के पूछ लिया, इसलिए पॉइंट्स के अंदर का पता हो। अब इसमें क्वेश्चन ज्यादातर आता है वो कौन सा मेथड है जिसमें एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को आप ऑफर करते हो नए शेयर्स। तो ये कौन सा है, राइट इशू, अभी हमने बताया। कौन सा वो मेथड है जहां आप पब्लिक को ऑफर करते हो थ्रू एडवर्टीजमेंट या कुछ अदर थ्रू इन्विटेशन देते प्रोस्पेक्टस। हो। इन्विटेशन वर्ड आ जाएगा, जहां आप इन्विटेशन देते हो वो प्रोस्पेक्टस आ जाएगा। फिर जहां आ जाएगा आप ब्रोकर्स को एग्री प्राइस पे देते हो, भाई ये मेरा प्राइस है, इतने पे सेल करना है तूने ब्रोकर्स को, तो वो ऑफर फॉर सेल हो ऑफर जाएगा। फॉर सेल। प्राइवेट प्लेसमेंट का हो जाएगा, जहां प्राइवेट एजेंसीज को आप दे दोगे कि हमारे जो शेयर्स है उसको सेल कर दो, जैसे यूटीआई मैंने एग्जांपल भी बताया, एलआईसी, या प्राइवेट एजेंसीज को आप दे देते हो एक तरह का। फिर राइट इशू है जहां एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को आप शेयर्स इशू करते हो। और लास्ट आ गया आईपीओएस। आईपीओ मतलब ऑनलाइन जो हमने इंटरनेट सिस्टम किया है, सबसे ज्यादा यही चलता है। जो कंपनी है वो स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक एग्रीमेंट कर लेती है और उनको सारे अपनी सिक्योरिटीज ऑफर करती है। फिर वो स्टॉक एक्सचेंज आगे ब्रोकर्स को अपॉइंट करता है और ब्रोकर्स हमसे मिलते हैं। आपने देखा होगा बैंक में भी जाओ तो खड़े होते हैं बाहर, आजकल पोस्ट ऑफिस में भी जाओ तब भी एजेंट्स खड़े होते हैं उनके। ठीक है, हम डायरेक्ट नहीं बात करते, उन एजेंट्स के थ्रू ही वो हमारे को हेल्प कर देते हैं, वही सेम शेयर्स में होता। तो ये कंपनी स्टॉक एक्सचेंज से अपना डीलिंग करती है, स्टॉक एक्सचेंज आगे ब्रोकर्स को अपॉइंट करते हैं, ब्रोकर्स हमारे साथ डीलिंग करते हैं। कहीं बैठे नहीं, हम घर पे बैठे लैपटॉप पे बैठे बैठे शेयर्स अभी खरीद सकते हैं, उसको सेल भी कर सकते हैं। मैंने खरीदने हैं तो भी मैं उनको बोल सकती हूँ, और अगर यही मैंने खरीद की अब मैं उसको सेल करना चाहती हूँ तो भी मैं बैठे और घर बैठे ऑनलाइन उसको सेल भी कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ ब्रोकर्स। तो ये है। और इसमें जितनी भी स्टॉक एक्सचेंज होता है वो लिस्टिंग कंपनीज लेती है। देखो लिस्टिंग होती है रजिस्टर्ड कंपनी, जो अच्छी कंपनीज होती है। जितनी भी फ्रॉड कंपनीज होगी वो लिस्टेड नहीं होगी, वो स्टॉक एक्सचेंज के अंडर नहीं होंगी। ठीक है ना। तो कई लोग फंस जाते हैं, फ्रॉड में आ जाते हैं उनके केसेस में, तो वहां थोड़ा सा ध्यान रखना है। कंपनी अपना रजिस्ट्रार इश्यू करती है जो सारी इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटीज को, जो ये एक्सचेंज होता है उसको देखती है। तो ये मेथड्स हैं। आपको एक लाइन से बता दिया कि ये वाला मेथड है, आप बस मेथड याद करके रखो। एक लाइन से हो सकता है पूछे एक्सप्लेन करो, फिर एक्सप्लेन करना भी तो आना चाहिए ना, उसके लिए पहले लर्निंग जरूरी है, फिर केस स्टडी सॉल्व करनी जरूरी है। क्लियर। ये आज हमने किया प्राइमरी मार्केट का। कल हम करेंगे सेकेंडरी मार्केट। हमने बोला ना 2 मार्केट्स हैं, फिर डिफरेंस भी आ जाएगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट में। अब इसमें आता है दिस फाइनेंशियल मार्केट क्रिएट्स फाइनेंशियल एसेट्स। बताइए, मैंने कल बताए थे, एक क्रिएट्स करता है और एक एक्सचेंज करता है। तो मनी मार्केट। क्रिएट मनी करता है मार्केट। प्राइमरी मार्केट, एक्सचेंज करता है सेकेंडरी मार्केट। छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। व्हाट इज प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट अभी हमने किया है, यूटीआई और एलआईसी वाला, जहां प्राइवेट कंपनीज को दे देते हैं। व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ ट्रेजरी बिल, 25,000 है, ये भी हमने किया हुआ है। नेम द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन प्राइमरी मार्केट हु हैज शॉर्टर मैच्योरिटी पीरियड। प्राइमरी मार्केट के हमने वो 5 टाइप जो किए थे इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें सबसे कम मैच्योरिटी पीरियड होता है कॉल मनी का, 1 से लेके 15 डेज का। तो इस टाइप की चीजें हैं, वो धीरे धीरे आपको पहले लर्न होना शुरू हो जाए, फिर आपको
क्वेश्चन आंसर्स भी करवाने लग जाएगी।